अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है कीमी ऑस्मोसिस। कीमी ऑस्मोसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और कुछ बैक्टीरिया के अंदर टेक्स प्लेस होता है और इस प्रोसेस के दौरान एटीपी को सिंथेसाइज किया जाता है। एटीपी जैसा कि आप जानते हैं एनर्जी करेंसी है और ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान ये प्रोसेस जो है एटीपी का बनने का अमल जो है वो कंप्लीट होता है। आम तौर पर जो एटीपी की सिंथेसिस होती है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन के ज़रिए की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो हम एटीपी की सिंथेसिस करेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। तो आज का जो हमारा स्पेशल जो है वो टॉपिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी मैंने आपके सामने ड्रा कर लिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक ऑर्गेनेली है जो तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है ये मौजूद होता है और ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है जिसको मैंने सिंपल ही रखा है, और ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है इसको मैंने बाकायदा डबल लेयर बनाया है, यानी लिपिड की बाई लेयर के तौर पर जो है वो आपको दिखाया। तो ये लिपिड की ऊपर वाली लेयर है, ये लिपिड की नीचे वाली लेयर है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान स्पेस होती है जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और ये जो सेंटर में हिस्सा है ये मैट्रिक्स है जहाँ पर क्रिस्टी होते हैं, फोल्डिंग्स होती हैं, उसको भी मैंने सिंपल ही रखा है। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर क्रेब्स साइकिल जो है वो रन होता है, जो कि एनर्जी की प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, साइक्लिक प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर आम तौर पर जब हम कोई चीज़ खाते हैं, ग्लूकोज फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कोई भी ग़िज़ा हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज जो है जब हमारे सेल में दाखिल होता है तो उसको सबसे पहले तोड़ा जाता है ग्लाइकोलिसिस की मदद से। उसमें एक मालिक्यूल ग्लूकोज का टूटकर दो मालिक्यूल में जो कि पायरूविक एसिड के होते हैं उनमें तब्दील हो जाता है। उसके बाद फिर पायरूविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है और उसे एसिटिल को एंजाइम में तब्दील किया जाता है। फिर वो जो एसिटिल को एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होता है जहाँ पर क्रेब्स साइकिल रन करता है। फिर क्रेब्स साइकिल के एंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वो कंप्लीट होती है और ग्लूकोज के मालिक्यूल की कंप्लीट ब्रेकडाउन करके उसके अंदर से एटीपी को जनरेट किया जाता है। ये होल प्रोसेस सेल के अंदर होता है। अब जो ग्लाइकोलिसिस का अमल है वो तो साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल और ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स में होते हैं। क्रेब्स साइकिल जो है वो मैट्रिक्स में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो रन करती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो है वो एनर्जी ग्लूकोज के मालिक्यूल के एक मोल को जब तोड़ा जाता है तो 36 मालिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो हैं वो जनरेट होते हैं। उनमें एक प्रोसेस जो है वो कीमियोस्मोसिस है जिसमें प्रोटॉन्स यानी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इस्तेमाल किया जाता है और उनकी मूवमेंट के दौरान जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी की शक्ल में उसको स्टोर कर लिया जाता है। अब उसमें हम यहाँ पे डिटेल पे नहीं जाएंगे कि क्रेब साइकिल जो है वो कैसे होता है, वो एक अलग वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, वो वहाँ से आप देख लें। एनी हो, क्रेब साइकिल हो या ग्लाइकोलिसिस हो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो, उनके दौरान ग्लूकोज के अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है उसे कन्वर्ट किया जाता है, जिसके नतीजे में तीन तरह के मालिक्यूल बनते हैं। एटीपी बनता है, NADH जो कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है वो बनता है, और FADH2 फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ये बनते हैं। ये तीनों जो हैं ये हाई एनर्जी मालिक्यूल्स होते हैं और ये जो हाई एनर्जी मालिक्यूल्स होते हैं इनको फिर आगे सेल जो है वो यूटिलाइज़ करता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर। अब कीमियोस्मोसिस में दोनों मालिक्यूल जो एटीपी तो ज़ाहिर सिंथेसाइज हो रही है वो बाकी पार्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, लेकिन यहाँ पर NADH और FADH2 का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है।
और उनकी मदद से H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन किया जाता है। उसके लिए देखें तो यहाँ पर मैंने आपके सामने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो बनाई हुई है, जो कि जहाँ पर NaDH का मालिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, NaDH का मालिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। NaDH का मालिक्यूल जो कि क्रेब्स साइकिल के दौरान बना था वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन मालिक्यूल जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। प्रोटीन 1 है, प्रोटीन 2 है, प्रोटीन 3 है, प्रोटीन 4 है, एट्सेट्रा। बाकी उनकी डिटेल जो है, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये कोएंजाइम क्यू है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो भी एक अलग पूरा टॉपिक है, उसके ऊपर भी आप उसको एक वीडियो लेक्चर जो है उसका देख लीजिएगा। अब जैसे ही NaDH जो है उसको तोड़ा जाता है तो उससे NAD यानी निकोटिनामाइड एडेनिन और साथ H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज़ होता है, साथ 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो खारिज होते हैं, जो कि एनर्जी को फ़्लो करते हैं एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और इस तरीके से स्टेप वाइज जो है वो चलता है। यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले ये जो H पॉजिटिव आयन हैं, इनको ये जो कैरियर प्रोटीन के मालिक्यूल हैं ये मैट्रिक्स से निकाल कर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, जिससे इस एरिया में H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। बाकी ये जो प्रोसेस है आगे आपको पता है, जितने ज़्यादा यहाँ पर H पॉजिटिव आयन होंगे उतनी pH कम हो जाएगी। यहाँ पर H पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर भी बनाया जा रहा है, जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बनता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, FADH2 को तोड़ा जा रहा है। FADH2 जो है वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर यूज़ होता है। जब ये टूटता है तो FAD और 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होते हैं, जिनको फिर प्रोटीन से गुजार कर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होती चली जाती है, pH कम होती चली जाती है, H पॉजिटिव आयन जो हैं वो ज़्यादा होते चले जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में भी बता देता हूँ कि NaDH और FADH2 क्या है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक NAD का मालिक्यूल नज़र आ रहा है, NAD+, उसको मैंने लिखा हुआ है, ये उसका स्ट्रक्चर है। उसके साथ एक R मालिक्यूल है, N पॉजिटिव है, एक हाइड्रोजन लगी हुई है, ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये कोएंजाइम है जो बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। इसकी जब हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन के दौरान इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाती है, उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं और ये NaDH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखें, अब ये मालिक्यूल जो है इसके पास पहले एक हाइड्रोजन थी, अब 2 हाइड्रोजन हो गई हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन को मिल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और ये जो NaDH है ये रिड्यूस होकर NaDH में तब्दील हो जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और ये दोबारा NaDH से NaD में कन्वर्ट हो जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसके नतीजे में NaD, H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑब्टेन होंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एक FAD फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का मालिक्यूल बनाया हुआ है। ये मालिक्यूल जो है ये भी क्या करता है, 2 H पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद FADH2 में तब्दील हो जाता है। तो पहले यहाँ पर जो है देखें N और N, ये जो हिस्सा है यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजनें हैं ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने के बाद एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाती है और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाती है। ये मालिक्यूल जो है ये FADH2 का बन जाता है। ये भी आगे फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है वो यूज़ होता है और अपनी एनर्जी और हाइड्रोजन आयन उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो इन दोनों रिएक्शंस के नतीजे में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन की तादाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये जो हाइड्रोजन की आयन या का इंटर मेम्ब्रेन में इकट्ठा हो जाना जो है, ये फिर सेल माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं इसको यूटिलाइज़ करते हैं और उससे एनर्जी जनरेट करते हैं डिफ्यूजन के ज़रिए। उसके लिए फिर मेम्ब्रेन के अंदर ही एक एंजाइम लगा हुआ है, इसका नाम है ATP सिंथेज़। ये क्या करता है, यहाँ से H पॉजिटिव आयन जो है उन्हें पकड़ता है और उनको हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से अंदर की तरफ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ग्रेडियंट की तरफ जो है वो मूव करवाता है, जिसके नतीजे में ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट का मालिक्यूल मिलाकर इन
इन आयंस की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ करते हुए एटीपी जो है वो बना ली जाती है। तो इस तरीके से ये एटीपी जो है ये सिंथेसाइज हो रही है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस ऑफ हाइड्रोजन आयंस थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज कीमियोस्मोसिस। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन आयनों के पास कैसे एक एनर्जी आ गई है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एक सिंपल सा आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पर आप स्कूल एकेडमी जाने के लिए घर से बाहर निकले हैं, घर में आप अकेले थे, दरवाज़ा खोलते हैं तो आपके घर के सामने ही एक बहुत ख़तरनाक खौफनाक कुत्ता बैठा हुआ है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो वो आपको काट लेगा। घर में कोई बंदा नहीं है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं, और आप अकेले हैं और कॉलेज और एकेडमी जाना भी बहुत ज़रूरी है। क्या करें? उस कुत्ते से अगर आप गेट खोलते हैं तो कुत्ता आपको काटने को दौड़ता है। आप दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो आपके फ़िज़िक्स के टीचर ने बताया हुआ है कि दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उस वक़्त किसी चीज़ में आ जाती है जब उसको एक ज़मीन से बुलंदी की तरफ लेके जाया जाए, और अगर उसको वहाँ से बुलंदी से छोड़ा जाए तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। आपके ज़हन में एक आइडिया आता है तो आप क्या करते हैं कि उस कुत्ते को भगाने के लिए छत पे चले जाते हैं। छत पे क्या करते हैं कि आपके गेट के पास ही एक ईंट पड़ी होती है। आप उस ईंट को उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पे चले जाते हैं। अब वो जो ईंट है जब वो ज़मीन के ऊपर थी उसमें कोई ना काइनेटिक एनर्जी थी ना पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन जब आप उस ईंट को छत पे ले जाते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब आप क्या करते हैं, नीचे देखते हैं, छत के नीचे से तो आपके गेट के सामने कुत्ता जो है वो लेटा हुआ जो कि आपको काटने लगा है। अब आप उस ईंट को उस कुत्ते के सर के ऊपर करके छोड़ दें तो क्या होगा कि ईंट के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, और वो जो एनर्जी है आपने कोई काम नहीं किया, कुत्ते के ऊपर फेंक दी है, तो वो उसके सर के ऊपर जाकर लगती है, जिससे कुत्ता डर कर या ज़ख्मी होकर भाग जाता है और आप नीचे आकर दरवाज़ा खोल कर चले जाते हैं। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी यही प्रोसेस हो रहा है। आप आयंस जो हैं H पॉजिटिव आयन उनको यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन पर लेके जा रहे हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। अब आप उनको अपने ब्रेन के थ्रू केमियोस्मोसिस के ज़रिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करवा रहे हैं, जिससे उनके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी है, और उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए आपने यहाँ पर एटीपी सिंथेसाइज कर लिया। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, आपके घर में बिजली चली जाती है, यूपीएस है, यूपीएस चलाने के लिए एक बैटरी दरकार होती है। बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उन दोनों टर्मिनल्स को एक मेम्ब्रेन के ज़रिए सेपरेट किया होता है, जिसमें जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग रखे जाते हैं। और आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब तक उनको सर्किट के ज़रिए मिलाया नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो हैं मूव नहीं कर सकते। तो अगर आप उनको एक सर्किट के ज़रिए मिला दें और दरमियान में एक पंखा, बल्ब या कोई भी चीज़ रख दें, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जब मूव करेंगे थ्रू द सर्किट, तो उनकी जो एनर्जी है उससे आपके घर का पंखा चलेगा, लाइट चलेगी, मोटर चलेगी। तो ये देखें कि किस तरीके से आप आयनों को बैरियर लगा कर सेपरेट कर दें और फिर उनकी मूवमेंट की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस कर लें। बिल्कुल यहाँ पर भी ये मेम्ब्रेन जो है, क्योंकि लिपिड की बनी होती है, ये बैरियर का काम करती है। अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन हैं जो कि अंदर आना चाहते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो उसको फिर ये जो एटीपी सिंथेज मालिक्यूल है, जो प्रोटीन का मालिक्यूल है, ये यूटिलाइज़ करता है, और H पॉजिटिव आयन जो हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब मूव करते हैं, उसकी एनर्जी से एटीपी सिंथेसाइज हो जाती है। इस तरीके से अब एटीपी सिंथेसिस जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है उसे हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन, जिसे साइक्लिक फास्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन कहते हैं, उसके अंदर जो है वो बनती है। लेकिन ये जो है ये सिंपल जो है वो फास्फोरिलेशन हो रही है यहाँ पर, जो कि कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो टेक्स प्लेस हो रही है।
तो इस तरीके से जब ये सिंथेसाइज ATP हो जाती है, इसको फिर जो सेल हैं वो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ काम करने के लिए यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो आई होप कि ये जो केमी ऑस्मोसिस का प्रोसेस है आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।